इनपुट में क्या दिए बेटा? यांत्रिक ऊर्जा, और बदले में मुझे आउटपुट में क्या मिली है? मेरा विद्युत ऊर्जा मिली है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। हाँ, ये क्या मिली है मुझे? आउटपुट में। क्या मिली है? आउटपुट में। ये क्या है? आउटपुट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अल्टरनेटर क्या मशीन हो गई बेटा, जो क्या करेगी? आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगी, ठीक है। अब मान लो इसी ऊर्जा को इसको दे दिया, तो बेटा इसके लिए विद्युत ऊर्जा क्या हो गई? इनपुट। हुई कि नहीं? विद्युत ऊर्जा क्या हो गई इसके लिए? इनपुट। और बेटा इसके कारण जो इस रोटर ने घुमा है, मान लो इसके कारण ये रोटर जो घूमेगा ना बेटा, ये क्या हो गई? आउटपुट हो गई। इसी को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसमें कुछ नहीं होता। इनपुट विद्युत ऊर्जा क्या होती है? आउटपुट, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। ये रहो मशीन दोनों, दोनों मशीनें आपको समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? ठीक है। अतः बेटा इसमें तुल्यकालिक मोटर में होगा क्या? स्टेटर होगा, बिल्कुल होगा, रोटर होगा, बिल्कुल होगा, और एक्साइटर होगा। अतः अल्टरनेटर की तरह क्या बेटा? सिंक्रोनस मोटर में भी दो भाग, तीन भाग होते हैं मुख्यतः। सिंक्रोनस मोटर में भी कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं, होते हैं। पहला भाग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला क्या होगा? पहला आपका होगा स्टेटर हिस्सा, स्टेटर भाग। दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा आपका रोटर भाग, है ना। और इस रोटर के ऊपर क्या की गई होती है? फील्ड वाइंडिंग। और बेटा इसे एक्साइट करने के लिए एक क्या होगा? एक्साइटर होगा, त्वरित त्वरित करने वाला होगा, एक्साइटर, ठीक है। अब इस एक्साइटर का कार्य बेटा दोनों में सेम होता है, ध्यान रखना। इसमें भी यह भी क्या करता है? रोटर पर लगी फील्ड को क्या करता है बेटा? उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है। अब सीखिए बेटा इसके। चलिए अब हम सीखते हैं बेटा इसका तुल्यकालिक मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। स्टेटर क्या होता है? स्थिर भाग होता है। रोटर क्या होता है? गतिशील भाग होता है ना। अब इसका कार्य सिद्धांत समझते हैं, क्योंकि बेटा आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको कार्य सिद्धांत आना ही चाहिए, ठीक है। तो लिखो बेटा तुल्यकालिक मोटर का कार्य सिद्धांत। तुल्यकालिक मोटर का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। देखो मैं कोशिश करता हूं बेटा, वैसे तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होती है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा हुआ क्या, आपको पता है आपने क्या किया है? ये आपकी एक मशीन है बेटा, देखो, ठीक है। इस मशीन के बाहर आपने इनपुट दिया है। इनपुट कौन सा दिया है? प्रत्यावर्ती दिया है, दिया है कि नहीं है? और प्रत्यावर्ती में भी कौन सा है बेटा? एसी है। और एसी के अंदर तरंग कैसी होती है? देखो इस तरह की होती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, होती है कि नहीं होती? होती है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आराम से समझो बेटा। मैंने माना इसका रोटर कौन सा है? सेलिएंट प्रकार का है, एक बार माना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे बताओ एक सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटर होगा? बिल्कुल होगा। तो इसको उत्तेजित कर दिया मैंने, ये लो। इसको उत्तेजित करने के लिए बाहर से कौन सी सप्लाई दी है आपने? आप कहोगे डीसी सप्लाई, ठीक है। ये क्यों देते हैं बेटा? उसका रीजन समझना, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपको? अभी तक मैंने कोई सप्लाई इसको दी नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई भी एक्साइटेशन नहीं दिया, और दिया तो भी मान लो डीसी है। अब डीसी ये क्या है बेटा? ये क्या है? स्थिर सप्लाई है, स्थिर सप्लाई है ना। हाँ। अब स्थिर सप्लाई से जो मेरे ध्रुव बनते हैं, चुंबकीय ध्रुव, वो भी कैसे होंगे? इस स्थिर सप्लाई से चुंबकीय ध्रुव भी कैसे होंगे बेटा? स्थिर होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलेंगे सर स्थिर होंगे, ठीक है। अब अगर मान लो ये सप्लाई ना भी हो, अगर मान लो अभी तक मैंने सप्लाई दी भी नहीं है, मान लो ये सप्लाई दी भी नहीं है, ठीक है, डीसी अभी तक ऐसे ही पड़ा है। अगर ये जो रोटर है मान लो ये किसका बना हुआ है? आयरन का, जो परमानेंट मैग्नेट होता है। और बेटा परमानेंट मैग्नेट की भी ध्रुवता क्या होती है? समान होती है। तो माना कि ये जो बना हुआ है ना रोटर, वो किसका बना है बेटा? आयरन का बना है, मान लो कास्ट आयरन का बना है, या सिलिकॉन स्टील का बना है मान लो, या स्टील का बना है, किसी का भी मान लो ये लोह चुंबकीय पदार्थ का बना है, लोह चुंबकीय पदार्थ का है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखना बेटा, अगर लोह चुंबकीय पदार्थ का है तो लोह चुंबकीय पदार्थ हमेशा ध्रुवता कैसी रखते हैं? तो आप बोलोगे हमेशा स्थायी रखते हैं। स्थायी ध्रुवता रखते हैं कि नहीं? बेटा थोड़ा सा टेक्निकल ध्यान रखना, लेकिन समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। स्थायी ध्रुवता रखते हैं। स्थायी का मतलब यहाँ हमेशा ये क्या बनाएगा बेटा? एन बनाएगा, और यहाँ हमेशा एस ही बनाएगा। बोलो समझ में आया? ये डीसी तो अभी दी नहीं है अपने, अभी दी नहीं है, ठीक है। अभी तो सिर्फ लिखा है आपको, इसको हटा ही दो बोले, ठीक। ये लो, अभी एन एस तो इसके पास अपने पास है ना भाई, कोई भी मैग्नेट है उसके पास अपने एन और एस तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि लोहा पदार्थ है तो मैग्नेट होने स्वाभाविक है। अब देखो आपने बाहर से एसी दी है, और एसी बेटा एक चक्र के अंदर पॉजिटिव होती है और एक में नेगेटिव होती है। इतना किसको नहीं पता है? पता है? माना माना यहाँ पर एक कंडक्टर है, और माना बेटा यहाँ पर एक कंडक्टर है, ठीक है।
और माना यहाँ कंडक्टर है। मैंने यही क्यों बनाया, क्योंकि एसी के अंदर प्रत्येक में क्या होता है बेटा, 120 डिग्री फेज शिफ्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। माना यहाँ आर वाइंडिंग है, यहाँ वाई है और यहाँ पे बी है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखना बेटा, पहले मेरी ये उत्तेजित होगी, पहला फेज, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है? लेकिन होगा क्या बेटा, अब ये तो आपको पता है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा। यहाँ सप्लाई दोगे तो बेटा इस तरह से घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ बेटा एक प्रक्रिया और भी हो रही है। देखो बेटा, जैसे यहाँ सप्लाई दोगे ना पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक ध्रुव बना N, मान लो N बना, लेकिन अगले ही क्षण क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। तो ये रोटर पता है क्या करेगा, पहले आगे जाएगा, लेकिन फिर इसको जैसे ही बेटा S बनेगा तो पीछे की तरफ खिंचा हुआ जाएगा। तो इस अवस्था में क्या हुआ बेटा, रोटर अपने आप से नहीं चल पाया, पहले तो उसे बल यहाँ लग रहा है, फिर बल यहाँ लग रहा है, तो बेटा रोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं आगे जाऊं या पीछे। वापस आओ, 3 फेज वाइंडिंग की हुई है, तो ये हो गया R, ये Y और ये B। मैंने फेजों का मतलब बताया जहां पर अधिकतम मान लेगा। एक पे कंसंट्रेट करो, एक पे कंसंट्रेट करो। बेटा सबसे पहले इसने क्या दिया, N दिया, तो पॉजिटिव आया, तो ये आगे चला गया। लेकिन जैसे ही बेटा अगले क्षण इसी बिंदु पे क्या आ गया, S आ गया, तो बेटा ये पीछे आ गया। समझे? तो बेटा रोटर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, चल नहीं रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी NS हो गया, रोटर ऑसिलेट करने लगा। रोटर बेटा क्या हो गया, इस तरह से कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे, लेकिन रोटर घूम नहीं पा रहा है। रोटर घूम नहीं पा रहा है, और बेटा जब रोटर घूम नहीं पाएगा, ये घूम नहीं पाएगा, तो बेटा इसे ही क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, रोटर खुद से चल नहीं पाता है, इसे बोलते हैं रोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो पाया है। समझ में आया? बिल्कुल आ गया। तो देखो बेटा इसका कार्य सिद्धांत आपको समझ में आ गया। यहाँ पर N था, अगले ही पल में बेटा S हो जाएगा, तो ये बेचारा आगे तो जाएगा लेकिन पीछे आ जाएगा, आगे तो जाएगा पीछे आ जाएगा। इसको चालू करने के लिए बेटा क्या करना है, हम उसको उत्तेजित करने के अलग-अलग मेथड होते हैं, जैसे कि फील्ड करंट देना, पोनी मोटर देना वगैरह-वगैरह। ये समझ में आया आपको? वापस समझो ठंडे दिमाग से। 3 फेज सप्लाई दी, तो बेटा देखो R, Y, B घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र तो बन गया, लेकिन हुआ क्या? जैसे यहाँ पर बेटा देखा ना, तो यहाँ N बना, अगले ही क्षण S बन गया, तो यहाँ तो फिक्स थ्रू है। तो देखो N को N प्रतिकर्षित करेगा तो ये पीछे आ जाएगा, फिर N से N आकर्षित करेगा तो ये आगे आ जाएगा, तो यूं घूमता रहेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये देखो बेटा इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है? तो बेटा इसलिए बोला जाता है कि रोटर खुद से चालू नहीं हो पाता, इसलिए बेटा सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। अतः अतः सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। सेल्फ स्टार्टिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा, आपको भी पूछेगा, आपके बच्चों को भी पूछेगा, आपके पिताजी और उनसे पहले के जमाने में भी पूछता था, इसलिए ध्यान रखना। अतः सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है? ये कारण है, क्योंकि रोटर आगे नहीं जा पाता। इसको स्टार्ट करने के फिर आगे आगे मेथड होते हैं, वो पढ़ेंगे। तो लिखिए बेटा, चलिए। तो जब तुल्यकालिक मोटर में स्टेटर पर 3 कला की सप्लाई दी जाती है, तो बेटा क्या होता है, उसे घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, आप सब जानते हैं। तो लिखो बेटा, जब सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर क्या बनता है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो स्टेटर पर, एक मिनट, जब सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई दी जाती है, जब सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई दी जाती है, तो क्या होता है बेटा, तो स्टेटर पर घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये सब लाइनें ध्यान रखना। तो स्टेटर पर घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है? अब क्या होगा बेटा, अब आप जानते हैं स्टेटर पे बन गया, साथ ही बेटा रोटर पे क्या है, साथ ही रोटर क्या बना बेटा, एक लोह चुंबकीय पदार्थ से बना, इसलिए इसके अंदर ध्रुवता क्या होगी, सदैव स्थायी होगी। होगी कि नहीं? हाँ। तो साथ ही हमें ज्ञात है रोटर पर सदैव क्या होता है बेटा, स्थायी ध्रुवता के पोल होते हैं, स्थायी ध्रुवता होती है। हाँ। अब क्या होगा, स्थायी ध्रुवता होगी। अब देखो, अतः प्रत्यावर्ती, अब देखो स्थायी होती है, अब देखो क्या होगा, अगर प्रत्यावर्ती धारा, अब देखो प्रत्यावर्ती जब स्टेटर पे आएगी, तो बेटा ये क्या होगी, प्रतिपल बढ़ेगी, मतलब बदलेगी। अतः स्टेटर पर प्रत्यावर्ती होने के कारण, प्रत्यावर्ती सप्लाई होने के कारण
स्टेटर की ध्रुवता प्रतिपल बदलेगी। स्टेटर की ध्रुवता क्या होगी बेटा? हर क्षण बदलेगी, यानी कि प्रतिपल बदलेगी, और यही तो प्रत्यावर्ती होती है। प्रतिपल बदलती है, बदलती है कि नहीं? बदलती है। और एक बार तो रोटेशन में आकर्षण से आगे जाएगा, एक बार प्रतिकर्षण से पीछे आ जाएगा। ठीक है, अतः पहले रोटर आगे की तरफ घूमने की कोशिश करेगा और अगली बार पीछे की तरफ। ठीक है, अतः इस अवस्था में रोटर चुंबकीय गुणों के कारण, चुंबकीय गुणों के कारण पहले चक्र में आगे की तरफ, पहले चक्र में यानी कि आधे हाफ में। ठीक है, हाँ, पहले चक्र में दक्षिणावर्त, तो दूसरे चक्र में, दूसरे चक्र में इसमें उल्टी तरफ वामावर्त घूमने की कोशिश करेगा। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, घूमने की कोशिश करेगा, करेगा। ठीक है, और यह क्रिया चलती रहेगी और रोटर घूम नहीं पाएगा। ठीक है, और यह क्रिया, और रोटर की यह क्रिया क्रिया निरंतर चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, तथा रोटर पूरी तरह घूम नहीं पाता है, पूरी तरह घूम नहीं पाता है, घूम नहीं पाता। इसी कारण बेटा सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, यही पूछा जाता है। इसी कारण सिंक्रोनस मोटर क्या होती है बेटा? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लो भैया आपका सिंक्रोनस मोटर का आपको पूछा जाता है कि क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उसका ये कारण है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बेटा इस सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने की कुछ विधियां होती है, उसको हम बारी-बारी से पढ़ते हैं। भैया अपने को चालू तो करना पड़ेगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? रोटर को धक्का लगाना पड़ेगा। अब रोटर को धक्का लगाने के लिए क्या करोगे? दो है, या तो रोटर को घुमाओ या फिर बेटा उसकी फील्ड को उत्तेजित करो। क्यों? क्योंकि जितना फील्ड को उत्तेजित करेंगे ना, देखो बेटा अब ये रोटर घूम नहीं रहा है, तो दो ही कंडीशन है। अब या तो हाथ से घुमाओ, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इसकी फील्ड वाइंडिंग पर मैं क्या करता हूँ? एक करंट देता हूँ, उसको बोला जाता है बेटा डीसी की करंट। और जितनी करंट जाएगी बेटा उसका फील्ड उतना मैग्नेटाइज होगा, और फील्ड मैग्नेटाइज होगा तो बेटा उतना चुंबक होगा। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ? इतना मैग्नेटाइज कर देता हूँ ताकि ये और ये एक कंडीशन में आ जाए जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। और अगर ये एक बार लॉकिंग में आ गए तो उसके बाद ये चलता रहेगा अपनी स्पीड में। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल। तो इसको पढ़ने के लिए बेटा अपने पास क्या होता है? इस तुल्यकालिक मोटर को चालू करने की कुछ विधियां होती है, तो लिखो बेटा। अगला तुल्यकालिक मोटर को, तुल्यकालिक मोटर को चालू करने की विधियां, चालू करने की विधियां। ठीक है, चलिए कैसे कैसे आप इस मोटर को चालू कर सकते हैं, क्योंकि चालू तो करना पड़ेगा। तो बेटा इसके लिए मूलतः अपने पास क्या होती है? सबसे पहले बेटा इसको चालू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो पहला कारण तो ले लिखो, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर आपने जो बेटा प्रिंसिपल है ना, इतना आसानी से कोई नहीं समझाता, ध्यान रखना। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, स्टार्टिंग नहीं होती, अतः रोटर को, रोटर को उचित प्रकार से घुमाने के लिए, उचित प्रकार से घुमाकर आउटपुट में यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, आउटपुट में यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या बेटा? स्टार्टिंग की आवश्यकता होती है, स्टार्टिंग विधियों की आवश्यकता होती है, विधियों की आवश्यकता होती है। अब आपसे पूछेगा बेटा कितनी विधियां हैं, तो वैसे तो 2-3 विधियां हैं, लेकिन मुख्यतः बेटा एग्जाम की दृष्टि से और आपको लगाना टिक है, इसलिए बेटा ध्यान रखना 3 विधियां होगी। ठीक है, तो लिखना इसकी मुख्यतः आपके सिलेबस के हिसाब से बेटा यही है, ध्यान रखना इसकी
मुख्यतः भाई जब मैं डीसी मोटर भी पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 लिखाते हैं, लेकिन बेटा एग्ज़ाम में वही लगाना जो इम्पोर्टेंट है। डीसी सीरीज़ में 5 विधि है, इसमें 3 है, ध्यान रखना। इसकी मुख्यतः 3 विधियाँ होती है, 3 विधियाँ होती है। कौन-कौन सी? पहली विधि का नाम क्या है बेटा? पोनी मोटर विधि। पहली विधि का मान क्या है? पोनी मोटर, पोनी मोटर विधि, ठीक है? अच्छा, तो दूसरी विधि का नाम क्या है? दूसरी विधि का नाम होगा डीसी मोटर विधि। इस दूसरी का क्या है? डीसी मोटर विधि, है ना? यानी पोनी मोटर की सहायता से, डीसी मोटर की सहायता से। और तीसरी होगी बेटा सेल्फ स्टार्टिंग विधि, जिसके अंदर आप पढ़ोगे वही डैम्पर वाइंडिंग के दोष, है ना? और हंटिंग वगैरह वो सारी चीजें, ठीक है? तो लिखो बेटा सेल्फ स्टार्टिंग विधि। तीसरी विधि कौन सी है? सेल्फ स्टार्टिंग विधि, ठीक है? चलिए, तो ये है बेटा आपकी इन विधियों के नाम। अब जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? तो इस प्रकार बेटा ये आपने प्रारंभिक तौर पे देख लिया, ठीक है? अब इन विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं अगले लेक्चर में। पर ध्यान रखना ये विधियाँ होती कितनी हैं? तो बेटा ये 3 विधियाँ होती हैं, ठीक है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।